दो भाइयों की एक दुल्हन के राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहरामपुर की सच्ची कहानी। मेरा नाम राधिका है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल सकी थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी बनकर रह जाऊं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मेरी बुआ और फूफा ने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब करती रहती थी। मैं बहुत कम बोलती थी। मुझे लोग से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह को अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर वापस आती थी। घर वापस आने के बाद मेरी बुआ मुझे खाना खिला दी और मेरे लिए चाय बनाती थी। फिर हम दोनों बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हमें पता ही नहीं चलता था। फिर फूफा जी के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वो जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते थे, लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। लेकिन बुआ और फूफा की मोहब्बत ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वो किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था। एक दिन मुझे किसी काम से उस मैनेजर के कैबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा, कौन है? अंदर आ जाओ प्लीज़। मैं घबराती कहने लगे, सर मेरा नाम राधिका है। आपने मुझे ये फ़ाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वो फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे और मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़र उनके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो राधिका, आप किसके ख्यालों में गुम हो गई हैं? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और उनसे कहने लगी कि सर मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर राहुल की मोहब्बत में डूब गया, पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आती मैं डर जाती थी। मैं अपनी बुआ से अपनी हर बात शेयर करती थी। उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था, इसलिए वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वो मुझे समझाने लगी, अब तुम्हारी ज़िंदगी यहीं है। तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। राहुल अब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वो कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे थे। एक दिन मैं उनके कैबिन की तरफ जा रही थी। उन्होंने देखकर दंग रह गए। शायद कुछ सोच रहे थे और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही ठहर गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। जो मेरे दिल में है वही उनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी
आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा ने अपनी कुछ फ्रेंड को बुलाया था। इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो। मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल, मेरा फ़ोन किसी ने उठाया। आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा, सर आप। राहुल ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी में उनके कैबिन में ही छोड़ गई थी। वे कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आओ तो ले जाना। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। वो कहने लगे कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने कैबिन में चली गई, उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी दिया। मैं ये देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके कैबिन से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैंने कमरे में आकर वो लेटर पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद तो मेरे पसीने छूटने लगे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। लेटर में तो राहुल ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। राहुल भी मुझे पसंद करते थे और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर भी था। इतनी देर में बुआ वहाँ आई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। वो मुझसे पूछने लगी, राधिका क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैंने उन्हें बताया कि राहुल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात है, तुम घबरा क्यों रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती ज़बान से कहा, आपको तो पता है अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिर हद तक इस वादे को निभाया है। मैं सोच नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि राहुल और मेरी मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। राहुल और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हमने शादी जो कर ली थी। एक रात जब हम खाना खा रहे थे तो राहुल ने मुझसे कहा, राधिका कंपनी की तरफ से मुझे 2 महीने की छुट्टी मिल गई, हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ जाना पसंद करोगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा, राहुल आप सच कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैं कहा, तो ठीक है, फिर हम अपने माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। ये बात सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा खुश हुए। कहने लगे कि तुम्हारे मेरा दिल जीत लिया। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो गांव में रहते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात होती रहती है। हमारी शादी के बारे में भी मैंने उन्हें फ़ोन पर ही बताया था और वो सुनकर बहुत खुश हुए और अब हम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और राहुल ने ट्रेन की टिकट करा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि ये टिकट है, राहुल ने भेजी है। मैंने उनसे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वो टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी। इतनी देर में राहुल आ गए। वो मुझे देखकर बोले कि राधिका कहाँ गुम हो गई, सब ठीक तो है ना। मैंने उनसे कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है।
मैं अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए उनसे बोली, राहुल, हम कुछ दिनों बाद नहीं चल सकते हैं? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। राहुल मेरे लिए परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। राहुल ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैंने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने बुआ का नंबर लगाया तो बुआ का नंबर नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रही थी कि मैं राहुल को कैसे मना करूंगी। आखिर मैंने ही उसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं हो, ये सब मेरा वहम हो। मैंने जाने के लिए पैकिंग शुरू कर दी। राहुल बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल पूरे रास्ते परेशान रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं राहुल को कैसे बताऊं। ट्रेन का ये सफ़र मुझे किसी मंजिल तक ले जाएगा, मुझे नहीं पता था। मैंने नहीं जानती थी अब ये सफ़र कहाँ ख़त्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम दोनों ट्रेन से उतरे, मेरी आंखें के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगा। राहुल ने मुझे संभाला और उसी ट्रेन में पर भी बैठा दिया। उसने मुझे जूस पिलाया और कहने लगा, तुम्हारी बाकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया मैं और राहुल स्टेशन से गांव की तरफ चले। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे कदम आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। जैसे जैसे हम राहुल के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे, डर की वजह से मेरा पसीना छूटने लगा। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी था। राहुल पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और खास करने का नाटक करने लगी। राहुल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं, असल में मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर कर कर रखना पड़ेगा। राहुल बोले, चलो ठीक है, अंदर आ जाओ। राहुल अपने पिता से मिलकर बहुत खुश था। उन्होंने उसे गले लगाया और प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि राहुल की माँ थी। उनको देखकर भी मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और अच्छे से और ढक लिया। राहुल ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। राहुल की बहन मुझे घूर घूर के देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसी वजह से वो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वो कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। राहुल भी सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई बैठी थी। खाने के टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही राहुल ने पूछा, अजीत कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वो नज़र नहीं आ रहा। ये सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ में से खाने की प्लेट छूटकर गिर गई। मुझे देखने की राहुल की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। राहुल की माँ कहने लगी, बस भी करो हेमा, जब से तुम्हारी भाभी आई हैं तुम तो उनके पीछे ही पड़ गई हो। वो कहने लगी, माँ मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। राहुल के पिता ने बताया कि अजीत कुछ काम से
गांव के बाहर गया हुआ है। उसकी भी शादी हो गई है। कुछ दिन में वो वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसकी भी थोड़ी सैर हो जाए। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया। अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतनी देर में किसी ने दरवाजे खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर राहुल थे। वो मुझे अपने घर वाले के बारे में बताने लगे। अपने घर वाले से मिलकर वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। पता नहीं मेरे किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं राहुल को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि राहुल सब जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खास कर दिखाती थी ताकि कोई मेरा चेहरा देखने की जिद ना करे। अजीत भी आज वापस आने वाला था। ये सोच कर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी। मैं अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में उछल में पड़ रही थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वो हमेशा ही मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती थी और फिर मेरा मजाक का बहाना बना लेती। जब अजीत के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। अजीत और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वो सबसे मिले। राहुल ने उसे मेरे बारे में बताया। वो और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आए लेकिन मैं कंबल ओढ़कर लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। राहुल ने कहा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। कल ही मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अजीत ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दें। हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपना चेहरा पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी लेकिन अजीत के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वो घर में नहीं होता था तो मैं अपना फेस कवर करके सब घर वाले के पास रहती थी लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली जाती। एक रोज़ मैं अपने कमरे में बैठी अपनी ज़िंदगी के खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि अजीत की बीवी कितनी खूबसूरत है और आदत की भी बहुत अच्छी है। अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी। वो कहने लगी कि आपको डर है, अजीत भाई की पत्नी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है इसलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वो मुझसे इस तरीके की बातें करती रहती थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं अपना फेस कवर करना बंद कर दूंगी। फिलहाल मैंने उस बात कहकर टाल दिया था लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने सोच रही थी कि उससे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में राहुल आ गए और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि अब ठीक है, बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी एलर्जी ठीक हो जाएगा। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे इसलिए मेरी हर बात आँख बंद के मान लेते थे। एक दिन राहुल मुझसे कहने लगे, अजीत मुझसे शिकायत कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम बहुत अजीब हो। अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं दिखाया। उनकी ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डरने लगी। मैंने बुआ का नंबर लगाया लेकिन उनका नंबर नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे
सामने आ जाना किस्मत का कौन सा खेल था। मेरे समझ नहीं आ रहा था। मैं घर वालों से भी डर कर रह रही थी और अजीत के सामने आने का सोचकर तो मैं भाग जाती था। मेरे दिल जोर से धड़कने लगता था। तब क्या हो जाएगा नहीं जानती थी। पता नहीं किस्मत ने क्यों मुझे फिर यहाँ लाकर इस घर में खड़ा कर दिया था। और दूसरी तरफ ननद मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझसे अजीब गरीब सवाल करती रहती। वो मेरे सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी या फिर मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। ये जानबूझकर वो मुझे परेशान करती रहती थी। एक दिन अजीत ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं